हाय दोस्तों, मैं हूं आपका एसके और आज हम बात करेंगे बार्क मैसूर के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। और साथ-साथ इसके बात करेंगे हम रिटन टेस्ट की कि बार्क मैसूर का रिटन टेस्ट किस तरह था? क्या बार्क मुंबई से रिटन टेस्ट थोड़ा हार्ड था या फिर उसका लेवल कैसा था? ठीक है। तो मोस्ट ऑफ वेलकम जो स्टूडेंट देख के आए हैं बार्क मैसूर के बारे में इंटरव्यू एक्सपीरियंस के लिए। तो देखिए, इंटरव्यू चाहे वो मुंबई का हो चाहे मैसूर का हो, ठीक है। आप चाहे एनएफसी की बात करें चाहे, हाँ, एनएफसी और हैवी वाटर बोर्ड का थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है बिकॉज ऑफ जस्ट पैनल, क्योंकि मुंबई का जो पैनल है उसमें पाँच पाँच पैनल रहते हैं और मैसूर में एक ही पैनल होता है इंटरव्यू का। और पैनल बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं क्योंकि एक ही आदमी एक ही पैनल से सारे को ले रहे हैं। लेकिन मुंबई में क्या होता है कि वहाँ चार चार पैनल होते हैं, तो सब लोग अलग अलग तरह के लोग होते हैं, अलग अलग तरह की बातें होती है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे बार्क मैसूर के रिटन टेस्ट के बारे में। तो बार्क मैसूर का जो रिटन टेस्ट था वो डेफिनेटली मुंबई बार्क से थोड़ा सा टफ था, ठीक है। तो टफ कहने का मतलब नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ, बहुत एज ए नॉर्मल अगर आप कोई एग्ज़ाम देते हैं तो उतना एक्सपेक्ट किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। टफ इन द सेंस इस तरह से था कि आपका वहाँ कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन इन्वॉल्व थे, ठीक है। न्यूमेरिकल ज़्यादा बड़ा-बड़ा नहीं, जैसे कि एग्ज़ाम्पल ले कि गैस कांस्टेंट से रिलेटेड गैस लॉ जो है, उससे इक्वेशन ऑफ स्टेट से आपका क्वेश्चन डाला हुआ था कि अगर पी के मान इतना और टी के मान दिया हुआ तो भी का मान कितना होगा। सिंपल सिंपल कंडीशन से दिया हुआ था। और कुछ स्टोइकोमेट्री से क्वेश्चन आए हुए थे, मतलब जिसको बोलते हैं आप केमिकल प्रोसेस प्रिंसिपल, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन फिगर भी दिया हुआ था कि आइडेंटिफाई करना था कि ये किस चीज़ का, मतलब कौन सा भाल लगा हुआ है कौन सा नहीं लगा हुआ है। और कुछ मैचिंग करने का था, ठीक है। तो इस तरह से वहाँ क्वेश्चन करीब 40 टू 60 क्वेश्चन पूछे गए थे। मेरे को एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है कि 40 था या 60 था, ठीक है। तो यहाँ फुल्ली ये ऑफलाइन होता है। टोटल वहाँ मेरे समय में करीब 114 शायद 125 लोग में एग्ज़ाम देने पहुँचे थे, ठीक है। तो बहुत कम लोग पहुँचे थे। और उसमें था कि थोड़ा ऐसा था कि मुंबई का आज एग्ज़ाम है और कल नहीं, परसों दूसरे दिन या तीसरे दिन एग्ज़ाम था मैसूर का, तो इसकी वजह से भी लोग कम आए थे। पर डोंट वरी, ये सब कोई मैटर नहीं करता। अगर आप रियली में प्रिपेयर करते हैं, तैयारी करते हैं, तो वो कर सकते हैं। मैं अब इंटरव्यू का स्टार्ट करने से पहले वहाँ एक चीज़ और मैं बता सकता हूँ कि देखो, कुछ लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि बार्क जो है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं इंटरव्यू फेस नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि ये मैं अपने दोस्तों को के साथ खुद बहुत से लोगों में हेजिटेशन देखने की वजह से कुछ लोग नहीं गए थे, ठीक है। एंड दो वो लोग दूसरी जगह मूव कर जाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से एक बार अप्रोच करनी चाहिए वहाँ पर ही, क्योंकि बहुत ही एक ऑर्गेनाइज वे में इंटरव्यू होता है। और ऐसा एक्सपीरियंस जो है ना, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शायद ही कोई भी इंडस्ट्री में, खासकर डिप्लोमा वाले को केमिकल इंजीनियरिंग के लिए मिल पाए। जैसे कि आप आईओसी में होता है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में, या फिर अदर एचपीसीएल बीपीसीएल जो भी। लेकिन यहाँ जो इंटरव्यू का जो लेवल होता है ना, उसका एक अलग ही होता है, ठीक है। तो वो एक्सपीरियंस हमेशा ज़िंदगी में याद रखेगा। तो मैं बोलता हूँ हर लोग कर सकते हैं। बस एक ही कोट याद रखिएगा, जहाँ चाह है वहाँ राह है, देयर इज विल वेयर इज ए विल। अगर आप किसी चीज़ को चाहिएगा नहीं तो वो नहीं हो सकता आपके। इसीलिए आप उसको एक बार सोचिए उसके बारे में, तभी कुछ रिजल्ट निकल सकता है, ठीक है। तो अब जैसे कि जो बार्क मैसूर है वो मैसूर से थोड़ा करीब 15 या 16 किलोमीटर, मतलब थोड़ा डिस्टेंस पे है। वहाँ से करीब आधा घंटा आपको टेम्पो से लगेंगे और जाना पड़ेगा। एक है स्टेशन एलवेल। ऐसे स्टेशन करने का मतलब नहीं है, मतलब एक पहले से एलवेल वहाँ जाना पड़ेगा, ठीक है। तो कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छा है वहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। और काफ़ी खूबसूरत लोकेशन है, ठीक है। तो ये सब तो जर्नी के बारे में बात हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अंदर इंटरव्यू में गया था, करीब मेरा शाम को इंटरव्यू होने वाला था, ठीक है। क्योंकि ये जो बार्क मैसूर जो हुआ था वो प्लांट में हुआ था, तो काफ़ी सिक्योरिटी चेकिंग बहुत ज़्यादा हाई था वहाँ पर। आप एक भी चीज़ नहीं ले जा सकते हैं। जैसे कि एक दोस्त था, वो ट्रिमर ले जाने की कोशिश कर रहा था, तो वो डिटेक्ट आ गया था, तो बोला कि चलो ठीक है, कोई भी चीज़ मोबाइल का या फिर वायर का कोई चीज़ नहीं ले। वो प्लांट एरिया में होता है, तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी रहता है, हाई बहुत ज़्यादा, मतलब, ठीक है। तो मैंने वहाँ गया था, उसके पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो जो डॉक्यूमेंट मांगा गया और आप ले जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ठीक है। तो बहुत आसानी से हो जाता है, उसमें थोड़ा सा वेटिंग करना पड़ता है और उसके बाद
मेन इंटरव्यू हुआ था करीब हम 10 बजे गए थे वहाँ पर, तो 3 बजे के करीब हुआ था। ओके, मेरे टोटल शायद इंटरव्यू शायद 15 मिनट या 15 मिनट या 20 मिनट के आसपास चला था, ठीक है। तो उसमें मेन मेन जो क्वेश्चन जो मेरे को याद आ रहा है, ठीक है, वो मैं अभी लिख दिया हूँ, और बहुत से क्वेश्चन हो सके मेरे को ध्यान में नहीं हो। जो मेन मेन क्वेश्चन जो याद आ रहा है मेरे को, या कुछ और मैंने क्या किया था, अब इसके बारे में बात करें। जैसे कि मेरे से पहले पूछा गया था, यहाँ ये नहीं पूछा गया कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है, ये ऐसा नहीं। जैसे कि मुंबई में क्या होता था कि वो डायरेक्ट पूछ लेते थे कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। तो बहुत इजी होता है किसी को तैयारी करना कि चलो हमको यही पूछेगा, हम यही बताएंगे। पर यहाँ ऐसा नहीं था। वो डायरेक्ट पहले शुरू से स्टार्ट करते हैं कूलिंग टावर के बारे में, कि कूलिंग टावर क्या है, ठीक है, उसका फिगर बनाने के लिए बताया कि कूलिंग टावर्स के टाइप्स कितने हैं, वो किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, अप्रोच क्या है, रेंज क्या है, उसमें हीट और मास ट्रांसफ़र जो है कैसे ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा, कूलिंग टावर तो आप कोई भी इंडस्ट्री में देखे होंगे, अगर छोटा मोटा भी इंडस्ट्री होता है उसमें कूलिंग टावर होते हैं। तो बहुत ईजी वे से आप देख सकते हैं। फिर फिगर बनाना भी, अब बात है टाइप्स के, तो टाइप्स जनरली इसको डिवाइड किया जाता है फ्लो के आधार पर, कि एक होता है काउंटर करंट फैशन और को करंट। मतलब कहने का मतलब है कि एक में फैन लगाया हुआ था, जो एयर का जो ब्लोइंग होता है, ये फ्लो के आधार पर भी होता है। और एक नेचुरल ड्राफ्ट, फोर्स ड्राफ्ट करके भी इस तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है कि ये अगर उसमें फ़ैन लगा देते हैं तो क्या होता है, कूलिंग टावर जो होता है फोर्स ड्राफ्ट हो जाता है। और अगर कुछ नहीं लगाते तो क्या होता है, उसमें वो नेचुरल ड्राफ्ट का हो जाता है, ठीक है। और एक है इंड्यूस्ड ड्राफ्ट, जिसमें मतलब थोड़ा सा एयर को सक किया जाता है, इस तरह से कुछ है। तो इस तरह फिर 3 टाइप होता है। वर्किंग प्रिंसिपल की अगर बात करें, तो ये एक सिंपल कहने का मतलब जो वेट वर्ल्ड टेम्परेचर जो होता है कैसे होता है उसमें, कि ह्यूमिडिफिकेशन है। कूलिंग टावर इज नथिंग बट ह्यूमिडिफिकेशन होता है यहाँ पर ही, कि मतलब एयर आता है और वाटर कॉन्टेक्ट में आता है तो क्या होता है, बाहर का एयर सेचुरेट हो जाता है, दैट मीन ह्यूमिडिफिकेशन हो जाता है। तो इस प्रिंसिपल पे काम करता है। बात है अप्रोच। अप्रोच क्या है कि जैसे कि कोई फ्लूइड हम कोल्ड फ्लूइड डालें और कोल्ड फ्लूइड आउट हुआ, हॉट फ्लूइड आउट हुआ, तो ये दोनों के बीच जब हम कोल्ड फ्लूइड इन किए उसका टेम्परेचर, और हॉट फ्लूइड आउट हुआ, ये दोनों का जो टेम्परेचर हुआ डिफरेंस, इसको बोलते हैं अप्रोच। और एक है रेंज। है रेंज है कि जो कोल्ड फ्लूइड हम इन किए उसका टेम्परेचर, और कोल्ड फ्लूइड जो आउट हुआ मतलब हॉट फ्लूइड आउट हुआ होगा, तो ये दोनों का डिफरेंस हुआ, वो रेंज हो गया आपका, ठीक है। अब है कि ये हीट ट्रांसफ़र मास ट्रांसफ़र कैसे होता है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर ही बहुत इजी भी है कि हीट ट्रांसफर मास ट्रांसफर हो रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है कि हम एक कूलिंग टावर है उसमें हम वाटर डाल रहे हैं, जो मतलब हमारा प्रोसेस फ्लूइड है वो क्या है, हॉट है, तो उस हमें कोल्ड करना रहता था। इसमें कोल्ड जनरली कितना हो सकता है, जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है उससे ही होता है, लेकिन कभी कभी क्या उससे डाउन भी किया जा सकता है, वो डिपेंड करता है कि किस प्रोसेस पे आधार पर करते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम जनरली आपका एम्बिएंट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है उसी के आसपास ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें होता था कि जो एयर है वो वाटर के कांटेक्ट में आता था। एयर वाटर कांटेक्ट में आएगा तो आपका वाटर तो ज़्यादा गर्म है, तो एयर के में आता है तो एयर जो है और ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो इस तरह से और ये हीट को ले लेता है अपनी तरफ से। यहाँ पर हीट और मास दोनों एक साथ ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, कि अपोजिट डायरेक्शन, इधर से हीट ट्रांसफ़र और इधर से मास ट्रांसफ़र होता है। फिर है ह्यूमिडिफिकेशन एंड डिह्यूमिडिफिकेशन। ये बहुत सिंपल है। जैसे कि एक सिंपल टर्म में समझते हैं, ह्यूमिडिफिकेशन क्या होता है, अगर कोई लिक्विड है और एयर के साथ मिक्स करता है तो एयर वाटर मिक्सचर बनाता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग ह्यूमिडिफिकेशन, ठीक है, मतलब ह्यूमिड हो गया। और डीह्यूमिडिफिकेशन क्या है कि जैसे कि कोई एयर वाटर मिक्सचर है और अगर कोल्ड फ्लूइड के साथ कांटेक्ट में आता है तो आपका डीह्यूमिडिफिकेशन हो जाता है। जैसे एग्जांपल लीजिए, जैसे कि हम लोग कोई कोल्ड या फिर स्प्राइट लाते हैं जब ज़्यादा ठंडा रहता है, तो उसके बाहर में क्या होता है कि एकदम कोल्ड, वहाँ पर ही वाटर बबल्स बन जाते हैं, वाटर का ड्रॉपलेट बन जाता है। क्यों? वैसा ये डीह्यूमिडिफिकेशन के कारण होता है, क्योंकि हमारे वाटर इन्वायरमेंट में क्या हुआ है कि एयर वाटर वेपर मिक्सचर बना हुआ है, उसके कांटेक्ट में आता है, वो ठंडा होता है, वो डीह्यूमिडिफाइड हो जाता है। फिर है हीट एक्सचेंज इक्विपमेंट। तो हीट एक्सचेंज इक्विपमेंट में पूछा है जनरली, आप बताइएगा, चिलर है, कूलर है, एक्सचेंजर है, एवपोरेटर है, वेपराइजर है, ये सब है। फिर है टाइप ऑफ हीट एक्सचेंज, कि हीट एक्सचेंजर जो होता है वो कितने टाइप का होता है था। तो
तो इसमें हम लोग बात किए थे जैसे कि डबल पाइप एंड सेलेन ट्यूब, ठीक है। उसमें से हमसे पूछा गया था किसी एक को आप एक्सप्लेन कीजिए डायग्राम के साथ और उसके कंपोनेंट के साथ। तो मैंने यहाँ पर ही डबल पाइप हीट एक्सचेंजर बनाया था, जो कि शायद मेरे लिए सही नहीं था। हमें सेल एंड ट्यूब बनाना चाहिए ताकि ज़्यादा टाइम, ज़्यादा करने का मतलब ज़्यादा आप बड़ा फिगर बनाते हैं उसमें, और ज़्यादा चीज़ है एज कम्पेयर टू इससे एसेसरीज, और ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाते हैं और ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता था। तो ये बहुत अच्छा मौका था, लेकिन मैंने ये डबल पाइप बनाया था तो बहुत छोटा बनाए थे, और उसमें जितने कंपोनेंट लगे होते हैं वो बताया था कि ये सर इन होता है, ये आउट होता है, इसमें ग्लैंड लगे रहते हैं, ठीक है। ये यू ट्यूब है, सॉरी ये यू टाइप का होता है, इसमें अगर एक बार मूव रहेगा तो एक हेयर पिन बोलते हैं। और कौन कौन जो होता है किसके लिए सूटेबल है, जैसे कि इसको जहाँ पर एरिया कम है वहाँ पर सूटेबल होता है। तो इस तरह से बताया गया था, तो पूरा डायग्राम के साथ बताना पड़ता है, ठीक है। फिर है कि हीट एक्सचेंजर कैसे वर्क करता है और एप्लीकेशन क्या है। तो हीट एक्सचेंजर कैसे वर्क करेगा, बहुत सिंपल है कि कोई भी चीज़ है, कोई फ्लूइड है, कोई दूसरे फ्लूइड के साथ कांटेक्ट में आता है। यहाँ पर ही देखना होगा कि हीट एक्सचेंजर हम जब भी बात करते हैं तो इनडायरेक्ट रहता है, मतलब प्रोसेस फ्लूइड जो हॉट है और कोल्ड है वो मिक्स नहीं होता है, वो इनडायरेक्ट वे में होता है। तो तब यहाँ पर जो हीट ट्रांसफ़र होता है तो इस तरह से वर्क करता है। और एप्लीकेशन आप देख रहे हैं कि बहुत से इंडस्ट्री में होता है, जैसे कि रिफाइनरी में बहुत एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है, और जितनी भी इंडस्ट्री है उस तरह में। फिर स्टीम इंजन से पूछा गया था कि स्टीम इंजन क्या है, बॉयलर क्या है। तो मैं इसका जवाब नहीं दे पाया था, ठीक है, कि मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं था तो मैं मना कर दिया था, ठीक है। फिर पूछा गया था कि सेंटर पहुंचने में कोई दिक्कत हुआ है कि नहीं। ये सब बीच बीच में कभी कभी पूछ देते थे, ठीक है, कि तो मैंने बोला था कि नहीं, कुछ दिक्कत नहीं हुआ था। ठीक है। आप खासकर नॉर्थ से हैं, नॉर्थ से या फिर ईस्ट से, ठीक है, तो आप मैसूर पहुँचिए। मैसूर से डायरेक्ट आपको बस मिलती है, बस जनरली नहीं, बस मिलती है तो आप जाइएगा। मैसूर से आप पे ऑटो मिलती है तो वहाँ से आपको जाना पड़ेगा एलवेल जो होता है वहाँ पहुँचिए। और बहुत ही अच्छा जगह है किनारे साइड में। फिर पूछा गया था कोई फॉर्म आप भरे हैं, जैसे कि जॉब की बात कर रहे थे, तो बताया था कि मैंने सर इंडियन ऑयल का भरा हूँ पहले। फिर इसके बाद मेरा इंटरव्यू ख़त्म हो गया, बोले कि जाए, ठीक है। तो इस तरह से बाहर का मैसूर इंटरव्यू मेरा समाप्त हुआ था, क्योंकि इसमें मेरा नहीं हो पाया था बिकॉज ऑफ इसमें मेरा फॉल्ट है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप भी ऐसा फॉल्ट नहीं कीजिएगा। क्योंकि देखिए मैं जब पहुँचा था, मेरा सुबह में इंटरव्यू था, तो मैं रात को जब ट्रेन से आ रहा था ना, पूरा रात का ट्रेन से जगा हुआ था, मैं सो नहीं पाया। इसका नतीजा ये हुआ कि मैं इंटरव्यू के ठीक पहले, इंटरव्यू के गेट है वहाँ पर मैं बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ, और उससे मैं नींद आ रहा था। नींद कितना, मतलब मेरे एक झुकनी लग चुकी थी, एक बार आंखें लग चुकी थी, और फिर उठे, बुलाया गया तब गया। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि हम कोई भी चीज़ को, जैसे कि मान लेते हैं हीट एक्सचेंज इक्विपमेंट है या डबल पाइप हीट एक्सचेंजर है, उसको मैं जिस आवाज़ से या फिर जिस वे से बताना चाहिए था वो मैं शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। मैं मानता हूँ ये मेरा रीज़न हो सकता है या फिर कुछ और भी रीज़न हो सकता है, लेकिन ये जो रीज़न है बहुत ख़राब था। मतलब कि आप सोच सकते हैं इंटरव्यू के पहले सोना मतलब किस तरह की बातें हो रही है। बहुत ही ख़राब था, मतलब यादें हैं जो कि आप शायद ऐसा नहीं कीजिए। आप जब भी इंटरव्यू देने जाइए तो एक दिन पहले पहुंचिए, रेस्ट कीजिए, और किताब उताबे पे बिल्कुल मत ध्यान दें। हाँ, एक बार और गड़बड़ हुआ था कि एक दोस्त से मैंने बात कर लिया है कि यार क्या पूछ रहा था। जैसे कि मेरे को पता था कि मुंबई में पूछा था कोई सब्जेक्ट स्पेशल पूछेगा, तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है तो मैं बता दूंगा। पर मैंने तैयार कर गया था हीट हीट का, फ्लूइड का, सीआरई का एंड थर्मो का। तब वहाँ से मेरे से क्वेश्चन बोला कि मेरे से तो मास ट्रांसफ़र पूछ रहा है, तो मैं मास ट्रांसफ़र से पढ़ने लगा कि क्या हुआ, और उसमें काफ़ी ज़्यादा माइंड ही मतलब अनस्टेबल हो गया था पहले से, ठीक है। तो आप इसीलिए मैं बोल रहा, अगर कोई किसी से आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो किसी से कांटेक्ट बातें मत कीजिए, क्या पूछा नहीं, ऐसे जनरल आप बात कीजिए कैसा क्या नहीं। क्वेश्चन मत पूछिए किस टाइप से पूछा जा रहा है, किस टाइप, क्योंकि हर एक का इंटरव्यू अलग होता है और हर एक का क्वेश्चन बहुत डिफरेंट है। ऐसा नहीं कि जो मेरे से पूछा गया वो आपका उसी वही क्वेश्चन दूसरे से पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जनरली मैं अपने दोस्तों से बात किया कि कितने कितने लोग हैं, ये कि मैंने देखा कि एकदम मैच ही नहीं कर रहा क्वेश्चन, ठीक है, सबसे अलग अलग क्वेश्चन था वहाँ पर ही, ठीक है। तो ये आप एग्ज़ाम देने से इंटरव्यू के दिन के पहले आप एक दिन पहले पहुँचिए, रात को अच्छे से नींद लीजिए,
तैयार होइए और उसके बाद जाइए, बहुत ही माइंड फ्रेश होता है। तो प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि ठीक है नहीं, क्यों आप किसी चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा तो। और इसका पूरा का पूरा इन मैसूर या फिर कोई भी चीज़ का बार का जो इंटरव्यू हो, इंटरव्यू एक बेस पे ही होता है। तो अगर आप उसमें बता नहीं पाते हैं तो ये भी। और फिर क्वेश्चन स्टीम इंजन से के बारे में से पूछा गया, तो जो मैं सीधे सीधे मना कर दिया था कि नहीं आते, लेकिन फिर भी अगर मैं ये सबको अच्छे से बता पाता तो काफ़ी अच्छा होता। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको कुछ क्लियर हुआ होगा कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर हम बात करें टॉपिक की, कि टॉपिक तो आपको हर एक चीज़ पढ़ना चाहिए। एक बात मैं आपको लास्ट में बताना चाहूँगा कि अगर आप इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हैं तो रिटेन आपका कोई नहीं रोक सकता। उसको डेफिनेटली होना ही होना है सिलेक्शन उसमें। रिटेन में कोई दिक्कत नहीं होना, इसलिए रिटेन को कोई टेंशन नहीं लीजिए। बस आपको सोचना है तो इंटरव्यू, तो इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करना। तो इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या तैयारी कीजिएगा, आपको उसमें जितना भी डिफिनेशन दिया हुआ उसको आप पढ़िए लिखिए, पढ़िए लिखिए। ये सबसे बढ़िया तरीका। फिर है कि अपने फ्रेंड के साथ बात कीजिए, क्या है कैसे है, नहीं होता है उसके बारे में डिस्कस कीजिए, और नए नए क्वेश्चन ढूंढिए एक टॉपिक के लेके कि और नया क्या क्वेश्चन हो सकता है, क्या पूछा जा सकता है। तो एक तो हुआ कि कोई भी डिफिनेशन है उसके बारे में, फिर यूनिट के बारे में भी देख ही लीजिएगा। फिर फिगर फिगर, हाँ एक चीज़ और, कुछ भी पूछा जाए वहाँ पर ही तो आप कोशिश कीजिएगा कि बोर्ड पे बनाइएगा। और यह जितना भी प्रोसेस हो रहा था सब बोर्ड पे ही बताया जा रहा था, ठीक है कि आपको, ठीक है अगर कोई चीज़ आप नहीं समझा पा रहे उनको बातों से तो आप बोर्ड पे फिगर के माध्यम से समझा सकते हैं। ये बहुत बढ़िया तरीका होता है, इफेक्टिव होता है। और जितना भी है, चाहे आप हीट मास फ्लूइड थर्मो सीआरई सारे ये सब चीज़ को पढ़िए अच्छे से। अभी अभी आपके पास टाइम है, कभी 1 डेढ़ महीना टाइम है बार के लिए। तो आई होप आप कर सकते हैं, ठीक है। लगातार थोड़ा सा मेहनत कीजिए, बस इतनी मानिए कि हमारे पास से 2 महीने 3 महीने ही मेहनत करना है, उसके बाद हम डायरेक्ट आपका बार्क में चले जाएंगे, जो कि बहुत ही रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत गर्व की बात होती है। ठीक है, तो उसमें एक डेरिवेशन होता है, डेरिवेशन कीजिए। डेरिवेशन करने से क्या होता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, जो भी पढ़ रहे हैं जिसके बारे में वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो ज़रूरी ये सब करते रहिए। आपको 3 चीज़, डिफिनेशन, फिगर, डेरिवेशन एंड डिस्कस करना है। ये सब चीज़ें कीजिए और लगातार कीजिए। एक टॉपिक को कम से कम लगातार 5 बार कीजिए, 6 बार कीजिए, अपने आप जो है ना वो हो जाएगा। और ये नहीं कि सिर्फ पढ़ना नहीं है, पढ़िए और कॉपी पे लिखिए, ये बहुत बढ़िया इफ़ेक्टिव होता है। तो आई होप दोस्तों आपको कुछ बार के बारे में, जो इंटरव्यू होता है उसके बारे में क्लैरिटी हुआ होगा। ठीक है, से थैंक यू फॉर वाचिंग। और मैं आपको एक कहना चाहूँगा कि देखिए काफ़ी लगता है मेहनत से, तो बस आप मेरे को भी सपोर्ट कीजिए और बस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और ख़ासकर एक और रिक्वेस्ट है, वो लोग के पास ज़रूर सेंड कीजिए जिनका होने वाला है या फिर जो अभी एग्ज़ाम देने को है। ठीक है, तो आई होप आप ऐसा करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक